हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विवेक कुमार है और मैं आज आप लोगों को एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, पारिस्थितिकी पिरामिड। पारिस्थितिकी पिरामिड को समझने से पहले आइए देखते हैं कि खाद्य श्रृंखला क्या है, पोषण स्तर क्या है और पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र को अगर हम देखें तो हमारे एटमॉस्फेयर में दो तरीके के घटक पाए जाते हैं। हमारे पर्यावरण में दो तरीके के घटक हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटकों में पादप और जीव जंतु आते हैं और अजैविक घटकों में सॉइल, वाटर, एयर और सन एनर्जी आती है। जो पादप हैं वो उत्पादक कहलाते हैं और जो जीव एवं जंतु हैं वो उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता भी फर्दर तीन टाइप्स के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। जो हमारे उत्पादक है यानी कि जो पेड़ पौधे हैं वो सनलाइट, एयर और वाटर, सॉइल की हेल्प से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें हम उत्पादक कहते हैं। जो उपभोक्ता हैं वो इन्हीं उत्पादक से अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। उपभोक्ता भी तीन टाइप के हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी कहलाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता में मांसाहारी आते हैं और तृतीयक उपभोक्ता में सर्वाहारी आते हैं। इस तरीके से जो उपभोक्ता हैं वो अपने भोजन के लिए उत्पादक पर डिपेंड होते हैं और उत्पादक जो होते हैं वो अपने भोजन का निर्माण एबायोटिक कंपोनेंट यानी कि अजैविक घटकों से करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो जैविक और अजैविक घटक हैं वो वायुमंडल में पर्यावरणीय तत्वों के साथ मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। किसी स्थान पर पाए जाने वाले जैविक समुदाय परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा पर्यावरणीय तत्वों एवं ऊर्जा का आदान प्रदान करते रहते हैं। इस प्रकार जीव समुदायों के जीवों की संरचना, कार्य एवं उसके समुदाय तथा पर्यावरण से पारस्परिक संबंध को ही हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इसके बाद आते हैं फूड चेन क्या होता है। फूड चेन जैसे हमने देखा कि अभी हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक और उपभोक्ता जो जैविक घटक हैं पाए जाते हैं। उत्पादक जो है वो पेड़ पौधे होते हैं और जो उपभोक्ता हैं वो जीव जंतु होते हैं। उपभोक्ता भी फर्दर तीन टाइप्स के हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, और उसके बाद फाइनल कंज्यूमर्स, अंतिम उपभोक्ता। इस तरीके से जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं यानी कि उत्पादक हैं वो क्या करते हैं, अजैविक घटकों के सहायता से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इनके द्वारा निर्माण किया गया भोजन जो होता है वो प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता ग्रहण करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो उत्पादक से अपना भोजन ग्रहण करते हैं और द्वितीयक उपभोक्ता के लिए भोजन का कार्य करते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता क्या करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और तृतीयक उपभोक्ता के लिए भोजन के रूप में कार्य करते हैं। जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं वो क्या करते हैं, तृतीयक उपभोक्ता जो है वो द्वितीयक उपभोक्ता को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और फाइनल कंज्यूमर के लिए भोजन का कार्य करते हैं। इसी तरीके से जो फाइनल कंज्यूमर्स हैं, इनका डीके होने पे जो हमारे डिकम्पोजर्स हैं वो इनको डिकम्पोज करके फंगाई का निर्माण करते हैं और ये फंगाई फर्दर छोटे छोटे ग्रास में और फिर पेड़ पौधों में चेंज होते जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रोड्यूसर के बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, फाइनल कंज्यूमर, और ये डिकम्पोज होके फिर से प्रोड्यूसर बन जाते हैं। तो इस प्रकार से बनने वाली इस चेन को ही हम फूड चेन कहते हैं। तो फूड चेन को अगर हम देखें तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला विविध प्रकार के जीव जंतुओं का वह क्रम है जिसमें जीवधारी, भोज्य और भक्षक के रूप में संबद्ध होते हैं। जैसे कि हमने देखा भोज्य और भक्षक के रूप में कैसे संबद्ध होते हैं, मतलब ये जो है वो उत्पादक से अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं तो ये भोज्य के लिए संबद्ध है, और भक्षक के रूप में ये क्या कर रहे हैं, प्राथमिक उपभोक्ता को अपने भोजन के रूप में ले रहे हैं, और ये जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो द्वितीयक उपभोक्ता को भोजन के रूप में उनके लिए कार्य कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो भोज्य और भक्षक दोनों रूप में कार्य कर रहा है। तो जीवधारी भोज्य और भक्षक के रूप में संबद्ध होते हैं। आहार श्रृंखला जो होती है प्रथम पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर तक आबद्ध रहती है। इसमें ऊर्जा एवं रासायनिक पदार्थ जो होते हैं वो उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता द्वारा निर्जीव पर्यावरण में प्रवेश करते हैं और पुनः चक्रीकरण द्वारा जैविक घटकों में प्रवेश कर जाते हैं। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर उनको ग्रहण करते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर को ग्रहण करते हैं, टर्सरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर को ग्रहण करते हैं, और फाइनल जो कंज्यूमर्स होते हैं वो टर्सरी कंज्यूमर्स को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, और फाइनली रासायनिक तत्वों द्वारा अपघटित होकर पुनः छोटे छोटे फंगस और पेड़ पौधों का निर्माण होता है। तो इस तरीके से एक फूड चेन का निर्माण होता है। आइए हम अपने टॉपिक को देखते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड क्या होता है। किसी खाद्य श्रृंखला में अलग अलग पोषण स्तर के
जैविक समुदाय के बीच उनकी संख्या, जैव भार तथा ऊर्जा के आधार पर किया गया चित्रित प्रदर्शन जो सामान्यतः एक सीधे या उल्टे पिरामिड की तरीके होता है, उसे हम पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। यानी कि अगर हम देखें कि खाद्य श्रृंखला में यदि हम विभिन्न पोषण स्तर में 3 बिंदुओं को आधार बनाएं तो हमें 3 तरीके के पारिस्थितिकी पिरामिड प्राप्त होते हैं। पहला, यदि हम जीवों की संख्या को पोषण स्तर पर आधार बनाएं तो हमें संख्या का पारिस्थितिकी पिरामिड मिलता है। फिर अगर हम पोषण स्तर पर मिलने वाले जीवों के भार को अगर हम आधार बनाएं तो हमें जैव भार का पारिस्थितिकी पिरामिड मिलता है। और यदि हम पोषण स्तर से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को बेस बना के अगर हम डायग्राम बनाएं तो हमें पारिस्थितिकी पिरामिड जो मिलेगा वो हमारा ऊर्जा का पिरामिड हो गया। इस प्रकार जीवों की संख्या, जैव भार एवं पोषण स्तरों में प्राप्त होने वाली ऊर्जा को रेखा चित्र के माध्यम से दर्शाया जाए तो जो आकृति बनेगी वह पिरामिड के आकार की होगी और इस पिरामिड के आकार की आकृति को ही हम पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। इस प्रकार अगर हम देखें, एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक स्तर पर हरे पौधे सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में बदलते हैं, इसलिए इन्हें प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत रखा गया है। फिर दूसरे पोषण स्तर पर उन शाकाहारियों को रखा जाता है जो इन पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि दूसरे पोषण स्तर पर प्राथमिक उपभोक्ताओं को रखा जाता है। इसी तरह तीसरे पोषण स्तर में उन शाकाहारियों को खाने वाले मांसाहारियों को रखा जाता है, यानी कि जो हमारे प्रथम पोषण स्तर है उसमें उत्पादक को रखा जाता है, द्वितीय पोषण स्तर में हमारे प्राथमिक उपभोक्ताओं को रखा जाता है, तृतीय पोषण स्तर में द्वितीय उपभोक्ताओं को रखा जाता है, चतुर्थ पोषण स्तर पे हमारे तृतीय उपभोक्ताओं को रखा जाता है और इसी तरीके से ये क्रम आगे बढ़ता रहता है। तो जब हम देखते हैं कि संख्या, जैव भार और ऊर्जा के आधार पर जब हम पिरामिड बनाते हैं तो हमें 3 तरीके के पिरामिड मिल रहे हैं, यानी कि संख्या के आधार का एक पिरामिड मिल रहा है, जैव भार का पिरामिड मिल रहा है और ऊर्जा का पिरामिड मिल रहा है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो संख्या का पिरामिड है वो क्या है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर से संबंधित अलग अलग प्रजातियों की कुल संख्या को यदि आधार बनाकर हम एक डायग्राम बनाए, रेखा चित्र बनाए, तो जो हमें पिरामिड प्राप्त होगा उसे हम संख्या का पिरामिड कहते हैं। इस तरीके से अगर हम देखें, यदि हम घास का मैदान का पिरामिड बनाएंगे तो हमें सीधा मिलेगा, तालाब का पिरामिड बनाएंगे तो भी हमें सीधा मिलेगा। यदि हम वन का या वृक्ष का बनाएंगे पारिस्थितिकी तो हमें उल्टा, पहले उल्टा मिलता है और फिर सीधा मिलता है, और परजीवी का अगर हम पिरामिड बनाए तो वो हमें उल्टा मिलता है। आइए हम देखते हैं कि हमें ऐसा क्यों होता है कि घास का पिरामिड सीधा मिलता है और परजीवियों का पिरामिड उल्टा मिलता है और वन का पिरामिड जो होता है उल्टा सीधा दोनों मिलता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जो संख्या का पिरामिड होता है वो प्रत्येक पोषण स्तर पर मिलने वाली जीवधारियों की संख्या पर डिपेंडेंट होता है, यानी कि प्रथम पोषण स्तर पर जीवों की संख्या क्या है, द्वितीय पोषण स्तर पर जीवों की संख्या क्या है, तृतीय पोषण स्तर पर जीवों की संख्या क्या है और उच्च पोषण स्तर पर जीवों की संख्या क्या है। यदि हम इसको बेस बनाकर अगर हम डायग्राम बनाते हैं, पिरामिड बनाते हैं, तो वो संख्या का पिरामिड कहलाता है। आइए हम देखते हैं कि घास पारिस्थितिकी तंत्र में अगर हम घास पारिस्थितिकी तंत्र का अगर हम पारिस्थितिकी पिरामिड बनाए तो वो हमें सीधा मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मतलब घास है या पेड़ पौधे हैं या जो उत्पादक हैं वो प्रथम पोषण स्तर पर होते हैं, इनकी संख्या ज्यादा होती है। जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं, टिड्डे हैं, इनकी संख्या उत्पादक की तुलना में थोड़ी कम होती है। फिर द्वितीय पोषण स्तर पर अगर हम पहुंचे तो जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं उनकी संख्या जो उत्पादक से कम होती है। फिर हम अगर यदि तृतीय पोषण स्तर पर पहुंचे तो द्वितीय उपभोक्ता हैं जिनकी संख्या प्राथमिक उपभोक्ताओं से कम होती है। और फिर अगर हम चतुर्थ पोषण स्तर की बात करें तो तृतीय उपभोक्ता होते हैं और तृतीय उपभोक्ता की संख्या द्वितीय उपभोक्ता से कम होती है। इस तरीके से घास का पारिस्थितिकी तंत्र हमें सीधा मिलता है। घास के पारिस्थितिकी तंत्र का जो संख्या पिरामिड है वो हमें क्या होता है? सीधा मिलता है। फिर आता है वृक्ष का पारिस्थितिकी तंत्र या वन का पारिस्थितिकी तंत्र। तो वन का पारिस्थितिकी तंत्र पहले उल्टा बनता है और फिर सीधा बनता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वन का पारिस्थितिकी तंत्र है या वृक्ष का जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इसके अगर हम प्रथम पोषण स्तर की बात करें तो उस पे उसकी संख्या क्या होती है? कम है। वृक्ष है, मान लीजिए कोई पेड़ है तो वो क्या है? एक है। तो उस पेड़ की अगर हम बात करें तो प्रथम पोषण स्तर पर तो वो पेड़ आ गया, यानी कि उत्पादक आ गए। तो उत्पादक की संख्या कितनी हो गई? एक। फिर हम बात करते हैं उस पे जो पेड़ पौधे पे जो पक्षी पाए जाते हैं, जो पक्षी अपना भोजन पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं, उनकी संख्या की अगर हम बात करें तो द्वितीय पोषण स्तर पर ये पक्षी आते हैं। तो इनकी संख्या जो हमारे जो वृक्ष हैं यानी कि प्रथम पोषण स्तर पर जो उत्पादक हैं उनसे उनकी संख्या ज्यादा होती है। लेकिन फिर अगर हम बात करें कि जो तृतीय पोषण स्तर पर यानी कि तृतीय पोषण स्तर पर जो बाज है या चील है जो इन
चिड़ियों को या इन पक्षियों को खाते हैं, उनकी संख्या द्वितीयक पोषण स्तर में उपस्थित उपभोक्ताओं से कम होती है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो प्रथम पोषण स्तर की संख्या कम, द्वितीय पोषण स्तर की ज़्यादा और तृतीय पोषण स्तर की फिर से कम होती है। तो इसलिए हमें जो वन का पिरामिड है या वृक्ष का पिरामिड है वो हमें पहले उल्टा और फिर सीधा प्राप्त होता है। आइए हम देखते हैं अगला जो हमारा जैव भार जो पिरामिड है वो जैव भार का पिरामिड है। जैव भार के पिरामिड की अगर हम बात करें कि किसी जीवित प्राणी में जो उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों का जो कुल शुष्क भार होता है उसे ही हम उस जीवित प्राणी का जैव भार कहते हैं। स्पष्ट है कि जैव भार प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवों में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों के कुल शुष्क भार का क्रमानुसार प्रदर्शन है। संख्या पिरामिड की तरह इसका पिरामिड भी सीधा या उल्टा हो सकता है। अब देखते हैं जो जैव भार का पिरामिड है, अगर हम स्थलीय पिरामिड की बात करें जैव भार का तो वो सीधा बनता है और जो जलीय पिरामिड है जैव भार का वो उल्टा बनता है। आइए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि प्रथम पोषण स्तर पर जैसे हमने आपको बताया कि उत्पादक होते हैं, द्वितीयक पोषण स्तर पर प्राथमिक उपभोक्ता, तृतीयक पोषण स्तर पर द्वितीयक उपभोक्ता और चतुर्थ पोषण स्तर पर तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। तो जो उत्पादक की संख्या होती है उनकी जैसे हमने देखा कि संख्या के पिरामिड में हमने देखा कि जो प्रथम पोषण स्तर पर उत्पादकों की संख्या है वो ज्यादा है। यदि उत्पादकों की संख्या ज्यादा तो उनका जैव भार भी ज्यादा होगा। तो इसी तरीके से जो जब हम जैव भार का पिरामिड बनाते हैं तो जो प्राथमिक जो पोषण स्तर होता है उसका जो जैव भार होता है वो ज्यादा होता है। द्वितीय पोषण स्तर का जैव भार अपेक्षाकृत प्रथम पोषण स्तर से कम, तृतीय पोषण स्तर का जैव भार द्वितीय पोषण स्तर से कम और तृतीय पोषण स्तर का जैव भार द्वितीय पोषण स्तर से कम होता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो जो प्रथम पोषण स्तर का जैव भार ज्यादा और उच्च पोषण स्तर का जो जैव भार होता है वो कम होता है। इसलिए हमें घास के मैदान या स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का जो जैव भार पिरामिड होता है वो हमें सीधा मिलता है। और इसी तरीके से जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो उल्टा होता है, क्योंकि जो प्राथमिक पोषण स्तर पर जो फंगस फंगाई या एल्काई जो होते हैं उनकी जो संख्या है वो कम होती है, इसलिए उनका जैव भार भी कम होता है। फिर आते हैं इनके ऊपर जंतु प्लवकों की संख्या जो है पादप प्लवकों की तुलना में ज़्यादा होती है, तो इसलिए इनका जैव भार जो है ज़्यादा होता है। फिर छोटी मछलियाँ हो गई, इनका जैव भार जंतु प्लवक से ज़्यादा। फिर बड़ी मछलियाँ, इनका जैव भार छोटी मछलियों से ज़्यादा। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो प्राथमिक पोषण स्तर है उसका जैव भार कम और उच्च पोषण स्तर का जैव भार ज़्यादा है, इसलिए उल्टा प्राप्त होता है जैव भार का पिरामिड जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं कि अगर प्राथमिक पोषण स्तर का जैव भार ज़्यादा है और उच्च पोषण स्तर का जैव भार कम है तो हमें जैव भार का पिरामिड सीधा मिलेगा। और यदि प्राथमिक पोषण स्तर का जैव भार कम है और उच्च पोषण स्तर का जैव भार ज़्यादा है तो हमें जैव भार का पिरामिड उल्टा मिलेगा।